हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, प्रीवियस ईयर बीपीएससी का पेपर है और ये जो है भारत के जितने भी भूगोल से 1998 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन बने हैं फ्रेंड्स, उसका क्लास सिर्फ ज्योग्राफी इसमें आएगा। फिर इसी तरह हम हिस्ट्री, तो चलिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 30 तक पहले ही हो चुका है और आज जो हम करेंगे 30 से आगे करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और बिल्कुल ऑफिशियल एकदम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे के सारे हैं। 30 तक हो चुका था, आज हम 31 से करते हैं। अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगा आने वाले एग्ज़ाम में, और तैयारी करने में भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में येरलुंग जंगबो जो नदी है को किस नाम से जाना जाता है? भारत में येरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा को ही चीन में जो है ये नाम से जाना जाता है। फिर बांग्लादेश में जाती है तो इसका फिर नाम बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। और देख सकते हैं आप, 2 बार मैं बताती हूँ, यहाँ पे 2 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है और करंट में ही पूछा गया है 2015। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे देख लीजिए, भारत में येरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है और यह नदी तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। यही नदी जो है फ्रेंड्स तिब्बत में सांगपो और बंगाल में जो है जमुना, ये दोनों जगह से क्वेश्चन बना है और इसे लेकर तीसरा। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए, नेक्स्ट एग्जाम में पूछने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो सहायक नदी है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेल नदी की सहायक नदियाँ, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक से अधिक वाला है। तेल नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। और महानदी की अन्य सहायक नदियाँ जो है वो इस प्रकार हैं, जैसे शिवनाथ, जोक, हंसदो, ईब, मांड इत्यादि। और महानदी इसी पे बांध बना हुआ है, सबसे लंबी बांध। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन तो ई ही होगा। अगर एक से अधिक भी होता तो भी ई होता, एक से और एक भी नहीं होता तो भी ई होता। तो यहाँ वाला जो जितनी भी नदियाँ हैं, महानदी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, और महानदी भी उसी में गिरती है झारखंड से, उड़ीसा के आसपास से कृष्णा और कावेरी। ये जो 6 के 6 नदियाँ हैं फ्रेंड्स, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे तो गंगा तो बिहार से होकर गिरती है फ्रेंड्स, महानदी उड़ीसा के पास से, और कृष्णा की बात करें फ्रेंड्स तो कृष्णा कुछ का लोकेशन कुछ इस प्रकार है, और कावेरी जो है यहाँ पे है, और इतना ही नदियाँ। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है तो इसलिए इधर गिरती है। अगर आपसे नर्मदा पूछ रहे तो ये इधर अरब सागर में गिरती है। चलते हैं, आपको समझ आ गया होगा अच्छा से, तो इधर ही गिरती है। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी 2 बार पूछा हुआ है।
गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा उड़ीसा में है फ्रेंड्स। उड़ीसा में नहीं, स्वर्णरेखा जो है फ्रेंड्स झारखंड में है। तरह ब्राह्मणी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। ध्यान रखिए, कोई भी नदी देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। वैसे अगर आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा फ्रेंड्स, उपनदी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है, उत्तरी कोयल, और जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है और सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो है यमुना है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना हो जाएगा फ्रेंड्स, और सेकेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोन नदी, और जो पटना के पास गंगा में मिलती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल जो सभी हैं वो गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलती है फ्रेंड्स, बल्कि ये सोन नदी में मिलने के बाद जाती है। तो यही दोनों उपनदी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, उस क्वेश्चन में जो है फ्रेंड्स सहायक नदी नहीं पूछा जा रहा था, बल्कि पूछा जा रहा था कि सहायक जो नदियां हैं उनके सहायक नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 35, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा दोनों जो है कहाँ पे मिलती है, मिलने का पॉइंट कौन सा? अगर इस प्रकार गंगा जा रही है तो सोन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड राज्य है मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे मिलती है। यहाँ पे बिहार का रोहतास, कैमूर भी आ जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से मिलती है गंगा में, तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो इसे पटना में जो है मिलती है दोनों नदियाँ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? बिहार से जो नदियाँ गुजरती है मतलब गंगा, उसमें टोटल 12 जो जिला हैं वो गंगा से लगती है फ्रेंड्स, और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, यानी कि इस प्रकार से गंगा नदी की जो प्रमुख शाखा है वो भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, गोमुख नामक स्थान से गंगा नदी निकलती है। देवप्रयाग और भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा, जैसे कि अलकनंदा ये है और भागीरथी ये है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है देवप्रयाग बनता है, और जो यहाँ से आगे चलती है तो गंगा का नाम इसको पड़ जाता है। इस प्रकार से संगम पर निर्माण होता है। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है, और काशी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उत्तरकाशी जिले से निकलती ही है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो लेह जो है फ्रेंड्स
लेह लद्दाख में पड़ता है, तो ये जो है सबसे सूखा स्थान है। कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन बार बार रिपीट करता है या फिर उससे रिलेटेड। लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और फ्रेंड्स, हमारी जो मेहनत है हमें महसूस हो कि हमने जिस प्रकार से मेहनत की है उस प्रकार से बच्चे आ रहे हैं और क्लास को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 38, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण है। यानी अमृतसर और शिमला दोनों जो है एक ही अक्षांश पे है। अगर मैं बताती हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये भारत है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स मान लीजिए बस रफली मैप है, यहाँ पे है पंजाब, तो यहाँ पे मान लीजिए अमृतसर है, ये डॉट जो यहाँ दिख रहा है। और शिमला भी कुछ इसी के आसपास है। अक्षांश जो है एक ही, से अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है, तो उनकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स ये एक कारण बन जाता है, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पे बर्फ़ भी गिरती है और हिमालय से पार करके ठंडी जलवायु भी इधर वाला क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। चलते हैं नेक्स्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। यहाँ देख सकते हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है और इसलिए यहाँ भी ऐसा होता है। और देख सकते हैं अमृतसर जो है वो समुद्र की तल से इसकी ऊंचाई जो है 175 से लेकर 200 मीटर तक है। लेकिन शिमला की अगर ऊंचाई की बात करेंगे, समुद्र के तल से ही नापा जाता है तो 300 से लेकर 600 के ऊपर है, तो बहुत डिफरेंस है, लगभग 400 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो सर्वाधिक जो होता है फ्रेंड्स वो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी भी मानसून होता है फ्रेंड, दक्षिण पश्चिम मानसून हम इसे कहते हैं, जो अरब सागर से उठती है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऐसे भारत में प्रवेश करती है केरल से होते हुए। और अगर आप उत्तर पूर्वी की बात करेंगे तो वो जो है फ्रेंड्स इधर से भी चली जाती है, फिर अरब सागर से जो उत्तर पूर्वी राज्य के माध्यम से प्रवेश करती है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो होता है दक्षिण पश्चिम, इसके कारण जो अरब सागर से जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, और उसमें विश्व ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए फ्रेंड, जितना भी पूछा गया था, लगभग 7 वीडियो उसका है, तो आप देख लीजिएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की जो कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा इसी से प्राप्त होता है और 25% फ्रेंड दूसरा, जैसे हमने बताया उत्तर पूर्वी, इनसे और भी 1-2 है। क्वेश्चन नंबर 40, दुमट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो लोम मिट्टी में जो कण मिलते हैं फ्रेंड्स सभी प्रकार के कण मिलते हैं, जैसे बालू कण, चिकना कण, पांसु कण सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन सा कितनी मात्रा में। दोमट मिट्टी जो है इसे ही लोम मिट्टी कहते हैं, लोम सॉइल, तो 40% बालू के कण और 40% मृत्तिका के कण और 20% गाद, और इतना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, पौधे जो है सबसे ज़्यादा पानी किस मिट्टी में
से अपने पास खींचती है, तो चिकनी मिट्टी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है फ्रेंड वो सबसे अधिक है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलती है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद और 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है और जिसमें जल क्रांति हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारे उपयोगी का क्लास है। आप अपने सुविधानुसार इसे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जैसे कि बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर वाइज पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सभी का क्लास होता है, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कुछ भी जो भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकें। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के क्षेत्र में जो सिंचाई होती है फ्रेंड्स वो होती है त्रिवेणी नहर, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गंडक भी है, लेकिन यहाँ पे गंडक ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है, तो और यहाँ पे लगा हुआ है निम्नलिखित में से, यानी इन्हीं में से। तो देख लीजिए इसका प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। दो है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। और तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, ये बिल्कुल इसी के लिए हरित क्रांति आया था। सिंचाई भी अच्छी हो, ये भी। ग्रामीण विद्युतीकरण, ये भी। और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 43 हुआ फ्रेंड, 44 पे चलते हैं। आप क्लास कंप्लीट देखें फ्रेंड्स, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन बीपीएससी में कहाँ कहाँ से बन रहा है। आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जरूर जाएं, और हमारे चैनल पे भी टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक को कंप्लीट करवाया गया है। देखिए, भारत में जो है वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीक प्रयोग को बढ़ावा देना शुरू किया गया, और कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त 4 घटक समाहित हैं, और ये जो है फ्रेंड्स 1965-66 के आसपास हरित क्रांति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देख लेते हैं, उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो ये सभी हो जाएंगे, एक से अधिक है फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि कीटनाशक का प्रयोग किया गया और कुशल सिंचाई, तो ये दोनों तो है ही, इसीलिए एक से अधिक वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45, और आज का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर का। फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे।
अभी बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आप हमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। हमें आशा रहती है कि आप लोग करेंगे, कुछ लोग करते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुष के क्रांति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। देख लेते हैं इसका। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड 2 बार पूछा गया है, 48 और 52 बीपीएससी में। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। कब की थी? तो 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति। और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना जो है किया गया था। और इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया था, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, यानी कि सभी क्रांति को एक नया नाम इंद्रधनुषीय क्रांति दिया गया था। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप हमारी क्लास से कुछ सीखें नहीं सीखें आप ज़रूर। ये जो केंद्र सरकार की योजना है फ्रेंड्स, इसे ध्यान करिए। फिर से मैं दोबारा 2000 में केंद्र सरकार की योजना है और नई राष्ट्रीय कृषि नीति है और इसका जो परिकल्पना है वो इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही।